Today I stepped down as CEO of Binance. Admitted it was not easy to get go emotionally, but I know it is a right time to do. I made mistake and I must take responsibility. This is the best for the community, for Binance and for myself. तो ये कुछ शब्द थे सीजी के जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिले और जिस दिन इन्होंने अपनी सीईओ की पोस्ट से जो बाइनेंस की कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत से संभाली हुई थी, फाउंड भी इन्होंने ही बाइनेंस को किया था और उसको बेसिकली अभी छोड़ के जा चुके हैं और इनके बदले जो नए सीईओ हैं वो है रिचार्ड टैंग। हालांकि इसके ऊपर मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी, बट आज का वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इन डेप्थ डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिरकार सीजी यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों करी गई हैं, क्यों हुई हैं, आगे के फ्यूचर में बाइनेंस का क्या होने वाला है, बीएनबी टोकन का यहाँ पे क्या हो सकता है, हम आगे के फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं और आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे अब अराइज हो रहे हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो। ये वीडियो नॉर्मल टीए वाला नहीं होगा बट इसमें डिस्कशन बहुत सारा होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें 50,000 सब्सक्राइबर का मार्क टेस्ट करना है इस साल के ख़त्म होने से पहले, तो तुरंत जाइए सब्सक्राइब कराइए सबसे, ताकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट कंटेंट वो यहाँ पे पा पाएँ क्रिप्टो मार्केट का। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पूरे मैसेज के बारे में और इस मैसेज को बताने से पहले मैं आपको एक और ट्वीट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कि है यहाँ पे ट्रेविस क्लिंग की तरफ से। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक ट्वीट करके हमें पहले ही ये चीज़ें बताई थी। ये ट्वीट जो है ये है जून 16, 2023 का, जहाँ पे कि इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं है जहाँ पे कि मतलब इनका कहने का मतलब है ज़ीरो चांसेस हैं कि या तो यहाँ पे ETF अप्रूव होंगे या फिर जो बाइनेंस है वो अपनी करंट पोजीशन मार्केट में से डोमिनेंस को लूज यहाँ पे कर जाएगा। और हमने ये सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं। हालांकि ये चीज़ें इन्होंने जून 16 के आसपास ही हमें यहाँ पे बताई थी और आज की डेट में हम सभी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जहाँ पे कि सीजी ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। बाइनेंस जो एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लूज़ यहाँ पे कर चुका है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग पिछले डेटा देखें कि बाइनेंस के अंदर जो इन्फ्लोज हुए हैं डॉलर्स या फिर असेट्स के, वो भी आप देखेंगे तो लगभग दिसंबर 8, 2022 के बाद से कंटिन्यू डिक्लाइन यहाँ पे हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं बाइनेंस के अंदर, तो देखो बाइनेंस के ऊपर फ्रॉड के, आप कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर ग्रुप को एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज़ के यहाँ पे सारे चार्जेस लगे थे, जिसको कि इन्होंने 4.3 बिलियन डॉलर्स, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत सारे देशों की पास इतना रिजर्व्स है, इतनी जीडीपीज भी नहीं है, सॉरी जीडीपी तो नहीं बोलूँगा, रिजर्व्स नहीं है जितने की कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाइनेंस कोई पहली ऐसी कंपनी जो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे पे कर रही है। अमेरिका के अंदर बात करें तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने इससे भी बड़े बड़े डिफ़ॉल्ट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि सेटलमेंट के लिए प्राइस पे किया है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 4.3 बिलियन। और ये अमाउंट क्यों दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि सीजी ने जो गलतियां करी हैं, जो ऑलरेडी वो एडमिट कर चुके हैं कि हाँ ये उन्होंने रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करा स्टार्टिंग से और कहीं ना कहीं आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इवन दैट सीजी खुद यहाँ पे 175 मिलियन के जो बाउंड है उसके ऊपर यहाँ पर रिलीज हुए हैं क्योंकि सीजी दुबई में रहते हैं, यानी कि यूएई के सिटीजन है। और यहाँ पर अब क्योंकि उन्हें आना पड़ेगा वापस से अमेरिका सारी बातचीत करने के लिए, सारा केस सेटलमेंट करने के लिए, तो अमेरिका ने बोला है कि आपका जो केस है वो हम फरवरी 23, 2024 को डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या जेल में डालना है, क्या पैसे और लेने हैं या फिर जो भी होगा तब पता पड़ेगा। लेकिन सीजी को यूएस से 14 दिन पहले आना पड़ेगा इस डेट के यहाँ पर। अब ये बहुत सारी चीज़ें, और अगर इस चीज़ में वो फेल हो जाते हैं तो 2,50,000 का फाइन प्लस मैक्सिमम 10 साल की जेल भी उनको यहाँ पे हो सकती है। देखो अब इसका आउटकम क्या आता है वो तो हम फरवरी में ही ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। बट अब ये चीज़ एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज, जैसे कि आप शायद यहाँ पे सोच रहे थे यार कि हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आप वहाँ पे हाईली कंप्लाइंसेस देख पाएंगे। हालांकि इन्होंने जो नए सीईओ बनाए हैं जिनका नाम है यहाँ पे रिचार्ड टैंग, अगर आप इनकी आप देखें ट्विटर पोस्ट जाके, ये भी यूएई के अंदर दुबई में ही अभी फिलहाल में रहते हैं। लेकिन इनका अगर हम बैकग्राउंड देखने की कोशिश करें तो सिंगापुर के बिजनेसमैन है जो कि एक फॉर्मर रेगुलेटर भी रह चुके हैं, वेटरन भी रह चुके हैं, यानी सिंगापुर के अंदर भी इन्होंने काम किया है। और इसके बाद ये अबू धाबी शिफ्ट हो गए थे, यूएई की जो कैपिटल है, और वहाँ पर भी इन्होंने ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ काम यहाँ पे किया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर अथॉरिटी ADGM अबू धाबी
आई थिंक जनरल ऐसा करके है, तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं बाइनेंस के भी ये रीजनल मार्केटिंग हेड यहाँ पे रहे हैं। अब इस चीज़ से तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, सीजी ने जो अपना स्टांस दिया तो सीजी ने अपनी जो गलती है उसको मान लिया है और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए गिल्टी हूँ और कहीं ना कहीं मैंने सारे के सारे रेगुलेशंस को तोड़ ताड़ के अपना एक्सचेंज को एक बड़ा मुकाम पे पहुंचाया है। लेकिन सीसी की एक बात इसमें अच्छी रही, अगर हम बाइनेंस की तरफ से देखने की कोशिश करें, वो ये था कि इन्होंने कभी भी कस्टमर के फंड से छिड़खानी नहीं करी। यहाँ पे 1:1 की बैकिंग थी और 100% जो असेट थी वो प्लेटफॉर्म के ऊपर थी, जो कहीं ना कहीं एफटीएक्स के तौर पे हमें देखने को नहीं मिली। एफटीएक्स ने पूरे के पूरे यूज़र के फंड से तहलका मचाया और उसके बाद कहीं ना कहीं बात करें तो बाइनेंस इस चीज़ों में थोड़ा बेटर था। सीजी ने कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा अप्रोप्रिएट रखा और सारी चीज़ों को एक बेटर कह सकते हैं कि चीज़ें पे रखा, जिससे कि जो सामने वाला यूज़र है वो सेफ रह सके। #साफू जो इनका खुद का स्लोगन था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अब बात आती है कि आगे क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखो सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस जितने भी हैं, अभी तो बाइनेंस की बारी आई है, आगे चल के बाइबिट, MEXC और जितने भी KuCoin एंड जो भी आप यूज़ करते हो उनकी भी बारी यहाँ पे आने वाली है। हालांकि SEC ने क्रैकन को भी एक नोटिस भेज दिया है और क्रैकन से भी अब वही SEC यहाँ पे डील करने वाला है। और आगे ना पीछे हम ये चीज़ डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि अमेरिका इस चीज़ के ऊपर अपना फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो गोल्ड हो, चाहे आपका ऑयल हो, चाहे आपकी करेंसी हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ्स हो, चाहे आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो, इवन दैट जो टॉक्स हम करते हैं, जितनी भी चीज़ें आज हम जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो या फिर आपका उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, हर चीज़ अमेरिका की देन है। और कहीं ना कहीं अमेरिका ही है जो इन चीज़ों में हमसे चाह रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके अंडर रहें, रेगुलेटेड रहें और उनको इससे पूरा बेनिफिट रहे। हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री इससे बची हुई थी, बट ऑब्वियसली इस चीज़ के बाद अब क्रिप्टो इंडस्ट्री पे भी कोहराम यहाँ पे बचने वाला है। और कहीं ना कहीं बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज को टेक डाउन करने के बाद अब बारी है अमेरिका के अपने खुद के एक्सचेंजेस को आगे बढ़ाने की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लैक रॉक का। तो ब्लैक रॉक एक बड़ा, आप आने वाले टाइम में देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज के तौर पे यहाँ पर निकल के आएगा, जहाँ पे कि शायद कॉइनबेस, क्रैकन, ये जितने भी हैं इनका वॉल्यूम बहुत हमें सिग्निफिकेंटली डाउन होता मिले। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास होगा ब्लैक रॉक, वो सबसे सुपर सॉलिड और सुपर ताकतवर यहाँ पे बनता जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन भी आता है कि यार अगर बाइनेंस के साथ ये हालात हैं तो BNB टोकन का क्या होने वाला है। तो देखो BNB ने परफॉर्मेंस पास में बहुत अच्छी दी और हम सभी को पता है कि इसके मेजर रीजंस क्या रहे, लेकिन अब फ्यूचर में इसकी ग्रोथ को हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि BSC का इकोसिस्टम है जो ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो BSC इकोसिस्टम है वो अब इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि BNB कॉइन एक सिक्योरिटी की दायरे में आता है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ शायद हमने BNB में स्टार्टिंग टू अभी तक देखी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। हाँ, नो डाउट कि ये ग्रो करेगा, लेकिन उस पेस से नहीं कर पाएगा जिस पेस में हमने लास्ट कुछ टाइम के अंदर देखा है। तो मेरे हिसाब से BNB अब उस कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया है यहाँ पे कि हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्लान करें कि यार सुपर सॉलिड मिल जाएगा, नहीं, ऐसा डिसेंट अमाउंट जो कि हमें इस टाइम पे ग्रो होता हुआ मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ पे जाएं, एज ए यूज़र हम क्या कर सकते हैं। तो देखो बाइनेंस बंद नहीं हो रहा है, बाइनेंस फिलहाल में चल रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन आगे ना पीछे क्या होता है वो हमें कहना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो विड्रॉल्स के जो मैंने आपको दिखाए थे कि कितना ज़्यादा इनफ्लोज जो है वो आउटफ्लोज भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें डिक्लाइन होती हुई दिखी हैं, सॉरी इनफ्लोज जो है डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को आइडिया तो लग रहा है कि सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस का जो ज़माना है वो कहीं ना कहीं इधर से शिफ्ट होकर जो अमेरिका या जो भी आपकी कंट्री है, जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं, तो हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंजेस ग्रो करना शुरू करें आने वाले कुछ टाइम के अंदर, और आने वाले बहुत जल्द ही होगा, बिल्कुल होगा कि सारी कंट्रीज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर और लोकल एक्सचेंजेस के ऊपर भी एक अच्छा खासा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आएंगी। तो आज मुझे कमेंट भी देखने को मिला था जो कि यहाँ पे अशफाक रॉयल जी ने करा था कि कोई ऐसा एक्सचेंज बताएं जहाँ पे कि हम विदाउट KYC के काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट की नज़र में भी ना आए, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये की अर्निंग करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने उनको यही बोला कि अभी तो डेक्सेस ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जहाँ पे कि हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट इन्होंने बताया कि MEXC है, लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है। और ये जितनी भी एक्सचेंजेस है, अगर आपको लगता है कि ये अभी आपको हेल्प कर रहे हैं बिना KYC या उसके, तो ये एक लिमिट तक ही होने वाला है। और ये आई थिंक इसलिए भी क्योंकि आप छोटा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो शायद उसकी लिमिट वहाँ तक हो, पर क्योंकि मैंने एक्सचेंजेस हैं, हमारी KYC कंप्लीट है, आगे ना पीछे ये बिल्कुल होगा
कि इन चीज़ों के ऊपर केवाईसी बढ़ेगी। अभी के टाइम पे जो ऑप्शन है वो है डेक्सिस का, जहाँ पे कि आप खुद भी देखोगे तो डेक्सिस में जो पीक वॉल्यूम था वो बुल रन के टाइम पे था, उसके बाद मिड में आया था, उसके बाद से कंटिन्यू वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद से ये वॉल्यूम वापस से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि मेजोरिटी लोग अब ये चीज़ समझ गए कि सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस को कंट्रोल ज़्यादा किया जा रहा है, जहाँ पे कि अगर उनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए तो वो डेक्सिस की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अमेरिका ने शुरुआत सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस से करी है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस, डीफाई, इन सभी चीज़ों पे आएगा और सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपने अंदर रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। तो आप आज डेक्सिस में भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कल के टाइम में डेक्सिस भी केवाईसी मांगेंगे और बिना उसके आप शायद यहाँ पे वर्क नहीं कर पाओगे। मैं ये सब चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अब फ्यूचर के लिए तैयार हो जाना है। आपको ये समझना होगा कि रेगुलेशन ही नया नॉर्म होने वाला है, जहाँ पे कि आपने शायद क्रिप्टो में जो भी मज़े करने थे वो कर लिए, जो भी चीज़ आपको करनी थी वो कर ली, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल या फिर इस बुल रन के ख़त्म होने के बाद से हमें हर जगह रेगुलेशन, केवाईसी और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाहे वो आपका हार्डवेयर वॉलेट हो, सॉफ्टवेयर वॉलेट हो, चाहे वो आपका डेक्स हो, डिसेंट्रलाइज डीफाई हो या सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल की जाएंगी आपकी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा एंड यूएसए जो कि इसके ऊपर चीज़ें कर ही रहा है। और इतना ही नहीं है, यूएसए कितना चालाक है हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि उसने ऐसे टाइम पे बाइनेंस को इतना ज़्यादा तरीके से निचोड़ के रख दिया है जहाँ पे कहीं ना कहीं ईटीएफ्स की बात होने लग गई थी। और ईटीएफ के लिए जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो ट्वीट यहाँ पे करके बताया था कि ईटीएफ्स जो हैं वो तभी अप्रूव हो सकते हैं जो कि बाइनेंस की मार्केट डोमिनेंस को हिला दें, क्योंकि बाइनेंस बहुत बड़ा है यार। बाइनेंस आप सोचो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज, जहाँ पे ओटीसी, पी2पी, ट्रेडिंग वॉल्यूम, सब कुछ चीज़ें हैं, डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम है। और जब तक उसको अपनी पोजीशन से नहीं हटाया जाएगा तब तक क्या पॉसिबल है कि किसी और को वहाँ बिठाया जा सके? नहीं। और ये चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। बाइनेंस के सीईओ को आउट कर दिया गया है, जेल भी हो सकती है, वो हमें फरवरी तक पता पड़ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे कि बाइनेंस अपनी पोजीशन को लूज़ किया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ से फंड निकाल चुके हैं। आगे चल के जो इसके नए सीईओ हैं वो खुद इतने रेगुलेटेड हैं कि आप उसके ऊपर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जो कि अनरेगुलेटेड वे में हो। एंड हो भी सकता है कि सबसे ज़्यादा रेगुलेशन वाला एक्सचेंज बाइनेंस ही यहाँ पे बन जाए यूएसए की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली आती है यूएसए अपने ऑडिटिंग फर्म्स को बिठाएगा, इनके अंदर सारी चीज़ों को देखेगा। और इतनी ज़्यादा ये अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो आई डोंट थिंक कि आप जो आज P2P और ये सारा चीज़ करके खुश हो रहे हो कि यार मैं तो बच गया, मैंने इंडिया में TDS नहीं भरा, मैंने ये नहीं करा, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं आगे चल के। तो थोड़ा सा यार कॉशियस हो जाना, थोड़ा केयरफुल रहना, ताकि इन चीज़ों में आप समझ पाओ। और अगर हम लोग बात करते हैं ब्लैक रॉक के बारे में तो डेडलाइंस चली रही हैं, बहुत सारे ETFs लाइनअप में लगे हैं। ब्लैक रॉक इनमें सबसे बड़ा है जो कि खुद नेस्डेक से यहाँ पे बात कर रहा है, SEC से बात कर रहा है और यहाँ पर अपने ETFs को लाने की iShare बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और मैंने जैसे हमेशा से आपको कहा कि जो ETFs हैं ये मुझे लगता है कि शायद मार्च के आसपास तक अप्रूव हो सकते हैं, जो कि जिनकी फाइनल डेडलाइन होगी उसके पहले जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं यूएसए के लिए या फिर ETFs को आने के लिए। क्योंकि ETF में सिंपली क्या होगा कि भाई जो आपका ब्लैक रॉक है वो बिटकॉइन खरीदेगा, अब उसको अगर बाइनेंस से खरीदवाने हैं या लोगों को खरीदवाएगा तो वहाँ तो कुछ जाएगा नहीं। लेकिन अगर इन्हीं के पास खरीदवाने हैं, जिसमें आर्क शेयर हो गया, विजडम ट्री, वैनरिक हो गया और ये सारे, तो ये सब ब्लैक रॉक के ही और यूएसए के अंडर में ही यहाँ पे आएंगे। और इवन दैट अब जो क्रैकन है वो हाईली रेगुलेट हो चुका है, कॉइनबेस हाईली रेगुलेट हो चुका है, बाइनेंस जो यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर था उसको भी हाईली रेगुलेट करके अब वो यूएसए अपने अंदर मर्ज करेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो चीज़ें वर्स से वर्स होंगी, यानी कि रेगुलेशंस आने हैं और आगे ही रहेंगे, ये चीज़ हमें माननी होगी। अब ऐसे में और भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। तो देखो मार्केट फ्लरिश करेगा, मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं ये हमें रेगुलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। और रेगुलेशन ये एक बहुत बड़ा वर्ड हो चुका है जिससे कि शायद एक आदमी भगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हम लोगों को और दबाने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर के अंदर। और इतना ही नहीं, अभी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि शायद ये बिटकॉइन, इथेरियम के ETFs की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के चेन्स के अंदर मैनिपुलेशन करना, ब्लॉकचेन के अंदर अपनी मोनोपॉलिस को बनाना, जो कि डीफाई के बाद डेक्स के बाद डीफाई, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 साल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगला बियर मार्केट जो हमें माइट भी पॉसिबल 2026 में देखने को मिले, वो इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सट्रीम हार्ड भी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं, हम लोगों को इन सभी चीज़ों से, सभी न्यूज़ से अपडेटेड रहना पड़ेगा और इसके बेसिस पे हमें समझ आएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। एंड आप और हम जैसे रिटेलर्स जो हैं
वो चीज़ अब समझना बहुत बेटर है कि आप रेगुलेशन के अंदर आ जाओ, जहाँ पे आप प्रॉपर केवाईसी सारी चीज़ करके करो, ताकि कल की ट्रांजेक्शन आपके फ्यूचर को अफेक्ट ना करें और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सेफ रह के यहाँ पे वर्क भी कर पाए। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होती हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि लोकल कंट्रीज़ भी शायद बाइनेंस के ऊपर थोड़ा हमला कर सकती हैं कि भाई यूएसए ने तो कर दिया जो करना था, भाई हमारे यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ फ्रॉड हुए होंगे, क्योंकि बाइनेंस सिर्फ एक कंट्री में ऑपरेट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ जो कि हमें देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी कि अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंड जो भी चीज़ें होंगी आपको चैनल के ऊपर डेफिनेटली अपडेटेड मिलती रहेंगी। और जितना पॉसिबल हम मार्केट को समझ पाते हैं उतना ईजी कोशिश करते हैं कि आपको भी समझाएं एंड अपडेटेड रखें कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फ्यूचर अभी के टाइम में आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर या 2-3 साल से हम रेगुलेटेड ही देखेंगे। एंड स्टॉक का जो हाल है, यानी स्टॉक में जो रेगुलेशन जिस तरीके से वर्क करता है, वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। और इंडिया की तरफ से भी क्लियरिटी हमें जल्दी मिल जाएगी शायद इस बजट के बाद, कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, कितना टैक्स लगेगा एंड सारी चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पूरी न्यूज़ को लेकर, पूरी चीज़ों को लेकर, और आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें और देखें कि क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप इस टॉपिक पे कोई एक्सपर्ट हैं तो आप डेफिनेटली अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि उसको देख के हम बाकी लोगों को भी बता सकें कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का डायरेक्शन क्या यहाँ पे बन रहा है। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा तो देरी किस बात की, तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।